हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनील संगे फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट। और आज हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, तो कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टिंग। तो कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टिंग क्या होती है कि आप भीड़ से अलग चलते हो, जो एक्चुअली लोग कर रहे होते हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट करते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, बट ये थोड़ा सा रिस्की जोन भी होता है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से रिसर्च करना होता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में जो है अपॉर्चुनिटी लाई करती है कि नहीं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है शंड ऑफ होगा, लोग जो उसे पसंद नहीं कर रहे होंगे, बहुत ही नेगेटिव वाइब्स चल रही होगी। लेकिन वहां पे जो है वो नेगेटिव वाइब्स जो है टेम्पररी है, और ये टेम्पररी है कि परमानेंट है, वो आपको थोड़ा सा समझना होता है। दैट्स व्हेयर द रिस्क इज। और वो रिस्क को हम समझेंगे कि ये रिस्क किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए, और यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज पास्ट में लाई करी है, वो थोड़ा सा नंबर्स और फैक्ट्स के साथ देखेंगे, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, किस तरीके से पास्ट में भी थी और करेंटली लाई करती है। तो इसका बेसिकली दो पार्ट रहेगा। पहला पार्ट आज जो है हम सारे इतिहास जो है, जो लास्ट 20-25 ईयर्स की डेटा है, वहां पे एनालाइज करेंगे किस तरीके के इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज लाई करते थे। और उसके बाद पार्ट 2 आएगा, जो नेक्स्ट फ्राइडे को आएगा। वो वीडियो में हम बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक जो आज के टाइम पे अवेलेबल है एज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये जो दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट आपको एक्चुअली एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि पहले पार्ट में आपको फैक्ट्स के साथ, नंबर्स के साथ समझ में आएगी किस तरीके से आपको अप्रोच लेनी चाहिए, किस तरीके की मेथोडोलॉजी होती है, किस तरीके का फ्रेमवर्क होता है। और सेकंड पार्ट जो है वहां पे हम एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात करेंगे, और पहले उसका सेक्टर समझेंगे, क्यों वहां पे अपॉर्चुनिटी लाई करती है, और उसके बाद वो स्टॉक में क्या वाकई में अपॉर्चुनिटी है विद नंबर्स एंड फैक्ट्स, वो समझेंगे। तो सबसे पहले मार्केट की बात करें, निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो लास्ट 20-25 ईयर्स में किस तरीके से मल्टीपल टाइम्स जो है इसमें एक फ्रॉथ आया है। तो यहाँ पे अगर हम 99-2000 की बात करें, तो यहाँ पे एक टेक बबल आया था जो .com के बाद बस्ट हुआ था। तो वहां पे एबनॉर्मल वैल्यूएशन पे जितने भी जो टेक कंपनीज है, उस टाइम पे जितनी भी कंपनीज थी, वो एबनॉर्मल वैल्यूएशन पे चली गई, और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें ऐसे लग रहा था कि वहां पे कुछ बिजनेस एक्चुअली है ही नहीं, और ये शन ऑफ होने वाला है, इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट हुआ। और यहाँ पे आप निफ्टी के पी चार्ट से भी आपको पता चलेगा। आप देखो किस तरीके से हिस्टोरिकल एवरेज, जब आप पी रेशियो अगर आप देखोगे, टेक बबल में बहुत ही एबनॉर्मल वैल्यूएशन पे चले गया था, और वहीं 20 के आसपास का जो मीडियन पी है, वो बहुत अच्छे तरीके के गैप से क्रिएट हुआ था। वहीं 2007 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का जो बूम है, उसकी वजह से एबनॉर्मल पी रेशियो पे निफ्टी 50 का इंडेक्स चले गया था। तो ये जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, वो अपने आप में दर्शाता है कि जब भी मार्केट में एक एबनॉर्मल वैल्यूएशन आती है, तो उस टाइम पे पी रेशियो अपने आप से शूट अप कर जाता है, और चीजें एबनॉर्मल से खुद ही लगने लगती है। और वहीं अगर मैं 2018-20 की बात करूं, तो एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, पी रेशियो जो है इन जनरल इक्विटी मार्केट का री रेट हो गया है। इवन जो आपका प्री 2017 या 16 में भी अगर आप देखोगे, तो ऑलमोस्ट 25 का जो मीडियन पी है, ये स्टेबल हो गया अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिटेलर्स भी जो है अब इक्विटी मार्केट में पेनिट्रेट कर गए। लेकिन आप देखोगे क्वालिटी एट एनी प्राइस का बबल जो है, ये 2018 के बाद चालू हुआ, और वही 2017 में जो है निफ्टी मिड कैप 50 और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा वैल्यूएशन आया था। बट पी रेशियो से आप देखो ऑलरेडी जो है ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था। और वही ये थोड़ी सी पुरानी डेटा है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर ओल्ड डेटा है, तो ये नवंबर 20 तक की डेटा है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि पी रेशियो बहुत ज्यादा हो गया था, और उसके बाद जो है मार्केट जो है एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है, और यहाँ पे अर्निंग्स भी कैचअप कर रही है। तो इस तरीके से जो है मार्केट में जब भी निफ्टी पी का जो चार्ट है, वो बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे होता है, तो अपने आप में सिग्नल दे देता है कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, और उस तरीके से आपको बच के रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी पुरानी डेटा पे आ जाता हूँ। तो 99 का हमने बात किया, 99-2000 टेक बबल आया था, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात करूं, तो वहां पे आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी। एक कंपनी थी जीटीएल लिमिटेड, जिसकी 5 इयर्स एवरेज पी रेशियो ऑन 31 मार्च 2000 को 6.7 हुआ करती थी, जबकि उसका जो इमीडिएट पी रेशियो है, वो ऑलमोस्ट 40 के आसपास था। तो बेसिकली 1995 से लेकर 2000 तक का जो एवरेज पी रेशियो वो दर्शाता है, और ये जो है 31 मार्च 2000 को जो पी रेशियो वो दर्शाता है। तो आप देखो किस तरीके का गैप है, एक एबनॉर्मल गैप है। और वहीं उसके बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, -47% के सीजीआर रिटर्न्स दिए फ्रॉम 2000 टू 2005। और वहीं मैं बाकी कंपनीज की बात करूं, इन्फोसिस की बात कर लूं, तो 28 का पी रेशियो एवरेज हुआ करता था, और वहीं उस टाइम पे मार्च 31, 2000 को ये 95 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा था। और इन्फोसिस जैसी कंपनी ने भी ऑलमोस्ट -1.5% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए नेक्स्ट 5 इयर्स में। कहने का मतलब है बेसिकली इट अंडरगॉन टाइम करेक्शन, एक मेजर कंसोलिडेशन हुआ 5 इयर्स का। वहीं विप्रो की बात करें तो अगेन 37 पी रेशियो हुआ करता था, जो 192 चले गया, और ऑलमोस्ट -20% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। और वहीं अगली कंपनी की बात करें तो विजुअल सॉफ्टटेक है, जी एंटरटेनमेंट है, जो टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट, जो स्पेशली टेक एनेबल्ड एंटरटेनमेंट, इनमें भी जो है एबनॉर्मल पी रेशियो चले गया। और उसके बाद जो है ये जो नंबर्स है एक्चुअली नेगेटिव, -57% सीजीआर और ये -33% सीजीआर, इस तरीके के परफॉर्मेंस रहे। तो ये जो है ये रिटर्न्स आपको दर्शाता है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है कंपनीज की, स्पेशली जो बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे चले जाते हैं, जो आपको एवरेज पी
जो है आपका लास्ट 5 ईयर्स का, उससे आप कंपेयर करोगे करंट पी को तो आपको पता चल जाता है। और ये जो चीजें इसमें आपको समझना पड़ेगा कि यूजुअली जब भी इस तरीके का पर्टिकुलर सेक्टर को लेके एक पर्टिकुलर मेजर बुल रन होता है तो वहां पे आपको स्टॉक्स जो है उसका एवरीवेयर आपको नाम सुनने को मिलता है, और लॉजिक जो है वो लॉजिक एक्चुअली काम नहीं करता है। एबनॉर्मल लॉजिक्स पे लोग किसी भी तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, एंड लोग जो है वैल्यूएशन को कंसीडर नहीं करते, और इस तरीके के चीज में अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो गलती खा जाते हैं। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जब भी आप एक महंगे वैल्यूएशन में बाई करते हो तो आपके रिटर्न जो है वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इवन आप अगर उसको 15 ईयर्स 20 ईयर्स होल्ड करते हो तो आपके रिटर्न जो है वो बहुत ही नॉमिनल ऑलमोस्ट 10-12% पे आ जाते हैं। वो हम आने वाले स्लाइड में भी देखेंगे। और वही मैं सेम पीरियड की बात करूं 99 to 2000 जहां पे अपॉर्चुनिटी एक्चुअली थी, तो वो थी जैसे मैंने कहा कि एवरीवन वाज लुकिंग आफ्टर आईटी या टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन मीडिया, इस तरीके के जब स्टॉक्स को हर कोई रडार पे रख रहा था, पॉपुलर स्टॉक्स वो हो गए थे। उसी टाइम पे अपॉर्चुनिटी कहां थी? अपॉर्चुनिटी थी कंपनीज लाइक नेस्ले, आईटीसी, एसबीआई, हिंडाल्को, एलएनटी। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करता था और ऐसा लग रहा था कि ट्रेडिशनल बिजनेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट एक्चुअली वैसा होता नहीं है। और वही मार्केट कैप की बात करें तो फरवरी 2000 में जितनी भी कंपनीज है इनकी वैल्यूएशन अगर हम देखें तो वहां से लेकर 2007 ऑलमोस्ट 7 ईयर्स में अगर हम देखें तो 20% आईटीसी ऑलमोस्ट 20% के सीएजीआर रिटर्न्स, एसबीआई ने ऑलमोस्ट 33% के सीएजीआर रिटर्न्स, हिंडाल्को ने ऑलमोस्ट 21% के रिटर्न्स और एलएनटी ने ऑलमोस्ट 38% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए फॉर ऑलमोस्ट 8 ईयर्स। तो दिखता है कि किस तरीके से आपको जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग है, ये बेसिकली जो स्टॉक्स जो है बहुत ज्यादा नामी नहीं होते उन स्टॉक्स को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और यूजुअली इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो काफी अच्छे रिटर्न्स भी बनते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि आईटीसी ने स्पेशली 99 से लेकर फरवरी 2000 से लेकर दिसंबर 2007 तक ऑलमोस्ट 20% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए। और इसको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि इसका मैं यूनिलीवर से भी कंपैरिजन करूंगा और चीजें काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगी। और वहीं में अगर 2007 का बुल रन की बात करूं तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे एग्जैक्टली यही चीज हुई कि एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया और वो था इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट। वहां पे अमेजिंग तरीके से स्टॉक्स ने रिटर्न्स भी दिए, एंड इस तरीके से रिटर्न्स दिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल स्टेट ने कि लॉजिक ही काम करना बंद कर दिया। आप देखो यूनिटेक जो 5 ईयर्स एवरेज पी जो है ऑलमोस्ट 10 की थी, वो करंटली दिसंबर 2007 की बात करें तो वहां पे 60 का पी रेशियो हो गया। डीएलएफ की पी रेशियो 20 से मूव होकर 32 का पी रेशियो हो गया। जय कॉर्पोरेशन की 21 से पी रेशियो रिलेट हो गया 356 का पी रेशियो हो गया, जो कि बहुत ही एबनॉर्मल है। और वहीं एलएनटी जो 2000 में नेग्लेक्टेड सेक्टर था वो ऑलमोस्ट 42 के पी रेशियो पे चले गए फ्रॉम 13। तो अगर आप देखोगे वहीं रिलायंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 के पी रेशियो से 25 हो गया। तो ये जो है ये पी रेशियो इस तरीके से एवरेज पी रेशियो से इतने ज्यादा पी रेशियो को रिलेट होना ये बहुत ज्यादा अच्छा इंडिकेशन नहीं होता, और ये इंडिकेशन होता है कि स्टॉक जो है पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे है। और अर्निंग्स जो है अर्निंग्स एक्चुअली अगर उस तरीके की आती तो पी रेशियो रिलेट एक्चुअली नहीं होता। तो आप देखो कि नेक्स्ट 5 इयर्स में जो 2007 में बहुत ज्यादा हाइप स्टॉक्स थे लाइक यूनिटेक, डीएलएफ, जय कॉर्पोरेशन, एलएनटी, रिलायंस, जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं, उनके रिटर्न्स आप देखो -41% के यूनिटेक के रिटर्न्स थे, डीएलएफ के -26% सीएजीआर रिटर्न्स। किस तरीके का वेल्थ जो है इरोड हुआ। और वहीं एलएनटी और रिलायंस जो है ये बेसिकली फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी, तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्राइस में करेक्शन नहीं दिया, इन लोगों ने बेसिकली टाइम करेक्शन दिया। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का रिलायंस ने कंसोलिडेशन लिया वहां से। और वहीं एलएनटी की बात करें तो एलएनटी आज भी अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज में है। तो इस तरीके के कंसोलिडेशन फेज में एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी चली जाती है, और वीकर कंपनीज तो एक्चुअली आपका पूरा कैपिटल इरोड कर देती है। तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूं 2007 में तो सेम थिंग हुआ, बेसिकली ये सेक्टर रेटोएशन हुआ जहां पे टेक 2000 के आसपास ज्यादा लाइमलाइट में था, 2007 में इंफ्रास्ट्रक्चर लाइमलाइट में था। और सिचुएशन ऐसी थी कि एसबीआई बैंक की भी मैं बात करूं तो एसबीआई बैंक को 2007 में जस्टिफाई वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से इस तरीके से किया जा रहा था कि एसबीआई बैंक की अक्रॉस इंडिया जितनी भी बैंक्स है, ब्रांचेस है, उसका जो बिल्डिंग्स है उसकी एक अच्छी खासी वैल्यूएशन होती है रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से, और उस हिसाब से एसबीआई बैंक की बहुत अच्छी वैल्यूएशन निकलनी चाहिए। तो दिस इज द वे, जिस तरीके का वैल्यूएशन का जस्टिफिकेशन दिया जा रहा था, जिससे आपको पता भी चलता है कि इस तरह की क्रेजी वैल्यूएशन के लॉजिक जो होते हैं ना वो मार्केट के एक्चुअली लॉजिक के बियॉन्ड चली जाती है। समहाउ यू ट्राई टू जस्टिफाई प्राइसेस दैट इज देयर इन द शेयर्स। तो ये जो चीज है ये आपको लर्निंग देती है कि इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि अगर आज भी अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर में इतना ज्यादा हल्ला हो रहा है या इतना तरीके का हाइप क्रिएट किया जा रहा है तो आप मान के चलो कि वो सेक्टर एक्चुअली ओवर वैल्यूएशन जोन में है और नेक्स्ट 5 ईयर्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा नहीं। और वहीं उसी टाइम पे बात करूं 2007 के आसपास एक्चुअली कौन सी कंपनी थी जिसको आपको रडार पे रखना चाहिए था, तो वो है जीएसके कंज्यूमर, पीएनजी, एचयूएल और एशियन पेंट। तो यहाँ पे मैं आपको याद होगा कि 2000 से लेकर 2007 की जब मैं बात करूं तो आईटीसी जो है ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न्स दिया था, राइट, कुछ देर पहले मैंने दिखाया था। और वहीं अगर मैं एचयूएल की बात करूं तो 2000 से लेकर 2007 एक मेजर कंसोलिडेशन पे गया, और यही प्राइम रीजन है कि आईटीसी और एचयूएल इस तरीके से काम करते हैं एज इफ जब आईटीसी बढ़ता है तब एचयूएल कंसोलिडेशन में चले जाता है, और जब एचयूएल कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा रैली देता है तो आईटीसी एक्चुअली कंसोलिडेशन में चले जाता है। ये थोड़ा सा अजीब सा एक कोइंसिडेंस देखा गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 2007 के आसपास तो जीएसके कंज्यूमर जो है ये एक मेजर कंसोलिडेशन के बाद 3000 करोड़ का मार्केट कैप पे था, पीएनजी जो ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के मार्केट कैप पे था, एचयूएल जो 47,000 करोड़ मार्केट कैप था,
और एशियन पेंट का 10,000 करोड़ मार्केट कैप। तो इनकी रिटर्न्स आप देखो नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो एक्चुअली सेक्टर्स जो है या पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है ये थोड़े से लाइमलाइट में कम थे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में रिटर्न्स किस तरीके के दिए। जीएसके कंज्यूमर ने जो है 23% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए, और जीएसके जो है ये बाद में एक्चुअली 2017-18 के आसपास जो है ये हॉर्लिक्स ब्रांड ओन करता था, ये एचयूएल के साथ मर्ज हो गया, और वहीं पीएनजी ने ऑलमोस्ट 27% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए, एचयूएल ने ऑलमोस्ट 18% के रिटर्न्स दिए सीएजीआर टर्म्स में, और एशियन पेंट ने 27% के रिटर्न्स दिए। तो आप देखो जो पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है ना एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं। एचयूएल की बात करूं तो 99 में ये 60 के पी रेशियो में था, और 2007 में ऑलमोस्ट 25 के पी रेशियो पे आ गया। तो आप देखो जब आपके स्टॉक्स के बिजनेस जो अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन आपका पी रेशियो जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, दैट एसेंशियली मींस कि आपकी वैल्यूएशन गिर रही है। और एचयूएल के अंदर प्राइस करेक्शन नहीं हुआ, टाइम करेक्शन हुआ, यानी कि प्राइस जो है ऑलमोस्ट 2000 से लेकर 2007 सेम प्राइस पे था। और वहीं जो है एचयूएल और पीएनजी जो है ये जस्ट बिकॉज इनके लास्ट 7-8 ईयर्स में जो है स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया, बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए, इस वजह से ये नेग्लेक्टेड थे। और ये सेम चीज जो है आईटीसी के अंदर करेंटली हो रखी है। और यहाँ पे आप डेटा से आपको अपने आप पता चल रहा है कि जो स्टॉक्स एक मेजर कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं, जिनकी पी रेशियो डीरेट हो जाती है, वहां पे एक्चुअली अपॉर्चुनिटी लाई करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टॉक्स नहीं होते। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है मिड कैप की। तो मिड कैप की जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 2018 के आसपास जो है 2017-18 में बहुत बड़ा ओवर वैल्यूएशन के जोन में चले गया था मिड कैप, और ये पी रेशियो से भी आपको पता चलता है। देखो हिस्टोरिकल पी रेशियो समवेयर अराउंड 25 के आसपास हुआ करता था ये निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स का, और वहीं 2017-18 में बात करूं तो ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स हुआ। तो इस तरीके से जो है उसके बाद क्या हुआ कि लगातार स्मॉल एंड मिड कैप में, स्पेशली मिड कैप में एक मेजर करेक्शन आई, और वो जो है एक आज भी मैं बात करूं तो 2017-18 के प्राइस पे मोस्ट ऑफ द मिड कैप के इंडेक्सेस खड़े हैं, या इवन स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो 2017-18 के प्राइस पे खड़ा है। तो ये जो है ये बेसिकली एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होता है। यूजुअली कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा रैली कर जाता है, तो एक टाइम बेस्ड करेक्शन भी होती है, तो कंसोलिडेशन फेज में आ जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि जब भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में है, तो वहां पे पी रेशियो से आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे एक चीज समझने की कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपने आज कोई शेयर बाई किया तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंसोलिडेशन हो जाए, तो अगर हम 15 साल तक होल्ड करें तो क्या ये मैटर करेगा? एक्चुअली लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स थोड़े कम मैटर करते हैं, बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है ये बिल्कुल मैटर करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कि 2000 के आसपास जो है इन्फोसिस में अगर आपने बाई किया था, और उस टाइम पे जो है कि बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही थी, तो वहां से 2000 से लेकर 2006 जो है कंपनी के प्रॉफिट किस तरीके से ग्रो हुए, ऑलमोस्ट 32% के सीएजीआर पे ग्रो हुए, 76% के एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई प्रॉफिट की, और वहीं सीएजीआर लेवल पे ऑलमोस्ट 32% की, जो कि अमेजिंग होती है। बट आप सीएजीआर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ शेयर्स देखोगे तो बहुत अच्छी नहीं थी। आप देखो कि शेयर्स की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 140 की हुआ करती थी इन्फोसिस की इन 2000, वो ऑलमोस्ट 186 हुई। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में ये 35% की रिटर्न्स है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखे तो ऑलमोस्ट 4% की, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं होते। जबकि प्रॉफिट आप देखो 2008 करोड़ से इंक्रीज होते हैं ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ हो गया। तो माफ कीजिएगा, ये बेसिकली 24,000 मिलियन रुपीज है। तो ये तरीके की ग्रोथ रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस जो है ये ऑलमोस्ट 4% पे ग्रो हुआ है, और वहीं प्रॉफिट जो है ये 32% का। तो इस तरीके का वेरिएंस इसलिए है क्योंकि आपने जो एंट्री प्राइस थी 140 की, जो शेयर प्राइस की एंट्री थी वो बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे थी, तो इसलिए जो है प्राइस एक्चुअली मैटर्स। और वहीं मैं अगर आपको 2017 से लेकर 2019 का फेज दिखाता हूं, जहां पे 2017 में ऐसा लग रहा था, जो इवन मीडिया चैनल में या बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि इवन जो सीजन्ड फंड मैनेजर्स है, आई हाईली डाउट कि वो एक्चुअली ऑनेस्ट ओपिनियन मीडिया चैनल्स में देते हैं। तो वहां पे काफी सारे फंड मैनेजर्स ने भी बोला कि आईटी जो है एक सैचुरेशन आ गया है आईटी में। 2017 की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो उस टाइम पे मैं बात करूं तो इन्फोसिस जो है 12 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा था 2017 में, और उसकी शेयर प्राइस जो ऑलमोस्ट 511 की हुआ करती थी, और उसके बाद 2019 तक इसने इंक्रीज होते हुए ये 743 के प्राइस पे आ गया। तो अगर आप प्रॉफिट की बात करो तो प्रॉफिट जो है मात्र 6% के एब्सोल्यूट टर्म से ग्रो हुआ, और सीएजीआर लेवल पे देखे तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास पे ग्रो हुआ, लेकिन प्राइस जो है ये अच्छा खासा एक 45% का एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिया, और ऑलमोस्ट 20% के आसपास के सीएजीआर रिटर्न्स दिया। और इवन 2019 के बाद अगर हम 20, 21, 22 में बात करें तो टेक्नोलॉजी ने अमेजिंग तरीके से रिटर्न्स दिए। तो जब भी कोई सेक्टर जो है ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन में 2-3 साल के, 4 साल के, 5 साल के चले जाता है, तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर को या पर्टिकुलर स्टॉक्स को इंटरेस्टिंग तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक्स जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, वो टाइम करेक्शन होता है ना, उसके बाद वो जो एक रैली के फेज में आते हैं तो वो एक अच्छा खासा रिटर्न्स देते हैं। तो ये जो है ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग होती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करूं तो जब भी स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है ना, तो ऐसा लगता है हमें कि इफ वी डोंट इन्वेस्ट विल मिस आउट द रन, एंड द स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो उस टाइम पे अगर हम बाई नहीं करेंगे तो कब बाई करेंगे। तो यहाँ पे यूजुअली मुझे लगता है कि अगर आप पर्टिकुलरली कोई स्टॉक रैली में चल रहा है तो उस टाइम पे अगर आपको उसको कैच करना है तो आपको एक्चुअली अपना एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए 20% कैपिटल के साथ, जहां पे आप मोमेंटम स्ट्रेटेजी फॉलो करो, एक रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी जो अपने आप टेक केयर करेगी कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। आपको ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं लाना है उस तरीके के सिचुएशन में, बट अगर आपको ह्यूमन इंटरवेंशन लाना है तो आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, जहां पे आपको कॉन्ट्रेरियन सोच
रखनी चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग की सोच रखनी चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने कहा कि यूजुअली जो एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हैं वो अगर इस तरीके के स्टॉक्स में बाई करते हैं जिसमें एक अच्छी खासी रैली है, उनको लगता है कि हमें हमेशा मौका मिलेगा, मार्केट विल गिव इनफ सिग्नल्स जब मार्केट में उस शेयर की करेक्शन होगी। बट यूजुअली आपको समझना पड़ेगा कि अगर ह्यूमन माइंड इतना स्ट्रांग होता तो एक्चुअली इतने लॉसेस होते नहीं इन्वेस्टर्स के। इसलिए जो है आपको रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग फॉलो करनी चाहिए अगर आप उस तरीके के मोमेंटम वाले या एक अपवर्ड ट्रेंड वाले स्टॉक्स को बाई और होल्ड करना चाह रहे हो या एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी रखना चाहते हो। लेकिन अगर आपको खुद से मैनेज करना है तो आपको एक्चुअली कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग फॉलो करनी चाहिए। और यूजुअली आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हैं, खुद से मैनेज करना चाहते हैं और वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स को बाई करते हैं, वो अक्सर जो है उनको लगता है कि इनिशियली शॉर्ट टर्म में उनको अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं अपने बैलेंस शीट पे, अपने पोर्टफोलियो के अंदर, बट एकदम से करेक्शन आने लगती है और वो खुद पैनिक हो जाते हैं और वो एक्चुअली एग्जिट कर नहीं पाते और वो फंस जाते हैं। तो इसलिए जो है यूजुअली बुल रन में जो है अक्सर लोग जो है रिस्क को समझना भूल जाते हैं और इसीलिए जो है जब एक्चुअली मार्केट में करेक्शन आता है तब उनको ये रियलाइज होता है कि रिस्क बोल के चीज होती है, वैल्यूएशन बोल के चीज होती है। इन चीजों को समझना होता है और इन चीजों को समझ के एक्चुअली बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए और सेल करना चाहिए। इस कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी जो है ये एक एक्टिव बेस्ड स्ट्रेटेजी है जहां पे आप कंटिन्यूसली स्टॉक्स को, सेक्टर्स को वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मॉनिटर करते हो और उसके फंडामेंटली कितने स्ट्रांग है बिजनेस वो भी समझते हो। तो इस तरीके से कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको कुछ फायदे भी होते हैं। जो सबसे पहला फायदा है कि जब भी एक स्टॉक अनपॉपुलर होता है, जो बेसिकली लाइमलाइट में नहीं होता है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा होता है, तो वो एक्चुअली बहुत सस्ता होता है। कोई भी रीजन आप देख लो इस तरीके के जो लगता है कि अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए कुछ साल से, तो अल्टीमेटली वो चीप हो जाता है और इससे क्या होता है कि आपको सस्ते में स्टॉक बाई करने को मिलता है और आप एक्चुअली आपके आप इमीडिएटली एक अच्छा खासा कैपिटल नहीं आता है, आप एवरी मंथ सैलरी के थ्रू हो या आपकी बिजनेस हो उसके थ्रू एक इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट कर पाते हो शेयर्स को, काफी वॉल्यूम में उसको एक्यूमुलेट कर पाते हो, जिससे क्या होता है लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलके आते हैं। तो इसलिए जो है अनपॉपुलर स्टॉक्स को बाई करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है और आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो। लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान में हमेशा रखनी है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग करते हो तो जस्ट बिकॉज कोई शेयर सस्ता है डज नॉट मीन कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लाई करती है। आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस का मॉडल क्या है, फाइनेंशियल नंबर्स क्या बोलते हैं। जैसे मैंने दिखाया कि इन्फोसिस के शेयर्स जो है वो एक प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहे थे या बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन उसकी प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रही थी। तो आपको फाइनेंशियल नंबर्स देखना चाहिए, बैलेंस शीट देखनी चाहिए, किस तरह की बैलेंस शीट है, किस तरह की सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, क्या सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर सेल्स में ग्रोथ है या प्रॉफिट में ग्रोथ है या चीजें इंप्रूव हो रही है तो वहां पे आपको वैल्यूएशन जो है सस्ती मिल रही है तब आपको देखना चाहिए। और आपको टर्मिनल वैल्यूएशन देखनी चाहिए कि कितना ज्यादा लंबा इसका बिजनेस है, क्या ये 15 साल 20 साल 25 साल तक इसका बिजनेस चल पाएगा कि नहीं। ऐसा ना हो कि साल 2 साल का ही बिजनेस है, इस तरीके के बिजनेस को हमको अवॉइड करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, बिजनेस के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है, तो उस केस में आपको उसमें वाकई इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको स्टॉक्स को देखना चाहिए और इस तरीके की स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो आपको थोड़ा सा लोनली फील होगा, क्योंकि यूजुअली जो बाकी लोग हैं वो एक्चुअली इस तरीके के स्टॉक्स की जगह पॉपुलर स्टॉक्स बाई कर रहे होंगे। और यहीं पे मैं कुछ वैल्यू पिक्स की एग्जांपल दूं, इन्फोसिस की बात करें तो 2017 में अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी और उसके बाद के रिटर्न्स आप देखो नेक्स्ट 3 इयर्स के किस तरीके के रिटर्न्स रहे इन्फोसिस के, और कंपेयर टू निफ्टी 50 इसने अमेजिंग रिटर्न्स दिया अक्रॉस मल्टीपल स्टॉक्स हुए हैं। चाहे वो इन्फोसिस की बात करें, अबाउट इंडिया और सैनोफी इंडिया में 2017 में अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर पीएनजी में जैसे मैंने कहा 2008-9 में अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी, डेविस लैब में एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी 2016-17 में, इंद्रप्रस्थ गैस में 2012-14 एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी, और वही एमसीएक्स की बात करें तो 2018 में अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी। ब्लू स्टार में देखो तो आप 2012 से लेकर 14 में ब्लू स्टार और वोल्टास अगेन एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी। और उसका प्राइमरी रीजन था कि बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस हुई थी 4 साल की। तो आपको पास्ट डेटा में अंडर परफॉर्मेंस थी उसको देख के नाखुश नहीं होना चाहिए, एक्चुअली उसको देख के आपको खुश होना चाहिए क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी लाई करती है। और यहाँ पे मैं अगर इन्फोसिस की बात करूँ तो इन्फोसिस का जो है पी रेशियो 2017 में 12 का था, तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी का इंडिकेशन अपने आप में था। और इस तरीके की न्यूज आ रही थी कि सीईओ और प्रमोटर, सीईओ यानी विशाल सिक्का और प्रमोटर के बीच में जो है नारायण मूर्ति के बीच में एक रफनेस आ गई है, और भी बहुत सारे इस तरीके के कंटिन्यूसली ये न्यूज आ रही थी। तो इस तरीके की सिचुएशन में एक्चुअली बड़े जो ऑपरेटर्स है या बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो माल भरते हैं, और इस तरह की न्यूज जो है मीडिया में चलती रहती है। विसल ब्लोअर का इशू आया था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो H1B वीजा रिलीज नहीं करेंगे, इंडियंस को ऑन साइट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इन्फोसिस का बिजनेस गिर जाएगा या आईटी कंपनीज का बिजनेस गिर जाएगा। इस तरीके की न्यूज कंटिन्यूसली चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली पी रेशियो जो है ये एवरेज पी रेशियो से काफी सस्ता पी रेशियो था, और बिजनेस मॉडल जो है प्रूवन है। इन्फोसिस का बिजनेस आज का नहीं, ऑलमोस्ट
25-30 ईयर से प्रूवन मॉडल है, तो आपको इसमें डाउट करना नहीं चाहिए था। और उसके बाद सिमिलर सिचुएशन डिविस लैब में हुई थी, जहाँ पे एक एफडीए प्लांट पे इंप्रेशन आ गई थी। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम से भूकंप आ गया है, डिविस लैब जो है इसका बिजनेस बंद होने वाला, बट ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि इसका बिजनेस जो है बहुत ही तगड़ा था। प्रूवन 20 ईयर्स का रिकॉर्ड है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है ये आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काम आती है। आप सोचोगे कि इमीडिएटली बाई करने पे काम आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ स्टॉक्स हो सकता है इमीडिएटली रिजल्ट देने लगे, बट यूजुअली आपको 3 to 5 ईयर्स का हॉराइजन रखना चाहिए। पर्सनली मैं इस तरीके की अपॉर्चुनिटी में बाई करता हूं, तो मैं यूजुअली सेक्टर को देखता हूं, सेक्टर में कंसोलिडेशन खोजता हूं, उसके बाद इस तरीके की अपॉर्चुनिटी विद इन सेक्टर जो है उस तरीके की अपॉर्चुनिटी को समझता हूं। ये जो सेक्टर रोटेशन चलता है, जहां पे पॉपुलर स्टॉक्स को उठाया जाता है बहुत महंगी वैल्यूएशन पे, जो है बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े ऑपरेटर्स निकाल के जो है अनपॉपुलर सेक्टर में घुसते हैं, ये जो सेक्टर रोटेशन चलता है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिलेगी। और ऐसी अपॉर्चुनिटी पास्ट में भी आई थी, जैसे मैंने कहा 98 to 2000 में आईटी मीडिया में आई थी, जबकि एक्चुअली आपको इंटरेस्ट रखना चाहिए था एफएमसीजी इंडस्ट्रियल में। 2007 में इंफ्रा पावर की जगह आपको एफएमसीजी में बाई करना चाहिए था। 2012-14 जहाँ पे एफएमसीजी पॉपुलर हो गया था, वहां पे एक्चुअली आपको मिड कैप और एनबीएफसी की तरफ फोकस रखना था। 2016-17 में जो है स्मॉल एंड मिड कैप में एक अमेजिंग रैली आई थी, जहां पे आपको एक्चुअली फार्मा और आईटी को कंसिडर करना चाहिए था। इनफैक्ट मैंने 2017 में एफएमसीजी भी काफी बाई किया था, और उसके बाद एफएमसीजी ने काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए थे। 2018 की बात करें तो एनबीएफसी में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी आई थी, जबकि इंश्योरेंस सेक्टर वाज एक्चुअली नेग्लेक्टेड। और वही 2018 to 20 में जो है क्वालिटी एट एनी प्राइस एग्जांपल के तौर पे एचयूएल है, एशियन पेंट है, पीडलाइट, इस तरह की कंपनीज ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए। बट एक्चुअली उस टाइम पे जो सेक्टर्स ने इग्नोर किए थे, या पर्टिकुलर काफी सारे स्टॉक्स थे जो इग्नोर थे, वो आपको एक्चुअली कंसिडर करना चाहिए था। पर्सनली 2019-20 में मैंने बहुत ही जमकर स्मॉल एंड मिड कैप में ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स बन रहे थे। और 2022 की बात करें तो यहाँ पे आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इज वन सेक्टर जहाँ पे हर कोई को लगता है कि क्या ना क्या हो जाएगा। एंड पर्सनली आई एम नॉट बैंकिंग ऑन आईटी करेंटली। मैं बैंक्स, इंश्योरेंस और स्मॉल एंड मिड कैप में काफी अपॉर्चुनिटीज आ रही है करेंटली, मुझे लगता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो है ये अनपॉपुलर सेक्टर को कंसिडर करके बाई करना, ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली काम आती है। और इसमें आपको जो है ना, जो पॉपुलर है ना उसको एग्जिट करना होता है, और जो अनपॉपुलर है ना उसको आपको बाई करना होता है। ये स्ट्रेटेजी होती है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की। और ये दिस इज बेसिकली स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रपोजल दैट आई थिंक इज वेरी गुड। और यहाँ पे 3 चीजें, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस मॉडल और बैलेंस शीट आपको स्ट्रॉन्ग देखनी चाहिए। उसका प्रॉब्लम जो है कोई भी कंपनी में अगर है या पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वो टेम्पररी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो परमानेंट प्रॉब्लम हो। और जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है वो बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी की तरह बेसिकली आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज कर देती है, और आपकी रिस्क को मिनिमाइज कर देती है। और इस तरीके से आपको एक्चुअली सेक्टर्स या स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा चैनल के बारे में, वीडियो के बारे में, जो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, और ताकि उनको भी अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिले और हमें भी लगातार हमारे व्यूअर्स ग्रो होते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है, ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।